एक जो है वो आयोनाइजेशन बाय कोलिजन और दूसरी जो है वो आयोनाइजेशन बाय फोटो आयोनाइजेशन, दूसरी को हम फोटो आयोनाइजेशन कहते हैं। ये तीनों जो ब्रेकडाउन है आयोनाइजेशन की वजह से, ये तीनों आयोनाइजेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। तीनों लिंक्स हैं, आप वहां से ये देख सकते हैं ये आयोनाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस, के आयोनाइजेशन कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टाउनसेन थ्योरी। तो टाउनसेन थ्योरी बेसिकली बेस ही आयोनाइजेशन पे। अगर आपने आयोनाइजेशन जो है वो उसके बारे में आपको नहीं पता कि आयोनाइजेशन बाय कोलिजन क्या होती है, फोटो आयोनाइजेशन क्या होती है और सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्या होती है, तो आपको ये टाउनसेन थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप इससे पहले टाउनसेन थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए कि आयोनाइजेशन क्या होती है और आयोनाइजेशन बाय कोलिजन्स कैसे होती है गैसेस में या ऑयल में जो हमारे इंसुलेटर्स हैं उनमें, और ये आयोनाइजेशन फोटो आयोनाइजेशन कैसे होती है और सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्या है। ये तीनों आपको समझने पड़ेंगे टाउनसेन थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन समझने से पहले, क्योंकि ये सारी टाउनसेन थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन सारी उन आयोनाइजेशंस के ऊपर बेस है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखें टाउनसेन ने जो है इस ब्रेकडाउन को कैसे मेजर किया। ये आपको यहाँ पे एक सर्किट नजर आ रहा है जिसमें इस साइड पे कैथोड है, इस साइड पे एनोड है, दरमियान में हमारा इंसुलेटर है। हम गैस को कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, दरमियान में कैथोड और एनोड में गैस को भर दिया गया है और अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू देखें आयोनाइजेशन में जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता इंसुलेटर में, गैस इंसुलेशन में, उस वक्त तक जो है आपके पास आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं होती। तो इस थ्योरी में अल्ट्रावायलेट के थ्रू जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रावायलेट के थ्रू कैथोड के ऊपर जो है रेज गिराई गई, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और हमारी आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आयोनाइजेशन जो है आपको पता है, जो ही आयोनाइजेशन जब स्टार्ट होती है हमारी, तो हमारे जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और आयंस बनते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आयंस जो हैं कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए कि आयंस कैसे बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं और कितनी तेजी से आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस बनते हैं या आप कह सकते हैं एनायंस बनते हैं, तो ये समझने के लिए आपको लाजमी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट के थ्रू जो है एन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोड से अगर फॉर एग्जांपल निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट जब भी कैथोड के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड में से निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोटो आयनाइजेशन होती है। तो फोटो आयनाइजेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लें। तो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद न्यूट्रल पार्टिकल, तो ऐसे ही होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करता है, जब वहां पे कोलाइड करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। इसी को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो तो उस आयोनाइजेशन की वजह से, उस पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल की वजह से टकराने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आयन्स भी बनते हैं और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी वो पार्टिकल जो है, न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल एटम जो है वो लूज करता है। यही आयोनाइजेशन बाय कोलिजन होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा कोई भी एक वैल्यू है, वो एवरेज नंबर ऑफ आयोनाइजेशन कोलिजन्स है। अल्फा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ आयोनाइजेशन कोलिजन्स है मेड बाय वन इलेक्ट्रॉन। देखिए फॉर एग्जांपल कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और फॉर एग्जांपल वो जो है एनोड तक जाते-जाते फॉर एग्जांपल वो क्या करता है कि 500 दफा जो है वो एटमाइजेशन कोएफिशिएंट, ये डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और गैस के प्रेशर के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम कैथोड, कैथोड से कोई एक डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, तो हमारे पास उस एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन एक्स हैं। जाहिर सी बात है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटम्स के साथ स्ट्राइक करता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनाता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के साथ साथ वो आयंस भी बनाता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक डिस्टेंस लेते हैं एक्स जो है वो कोई भी डिस्टेंस है, वो
कोई भी डिस्टेंस है कैथोड से 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और एन ऑफ एक्स उस डिस्टेंस तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस डिस्टेंस तक जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसने काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनाए, या एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं उन्होंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बना दिए, क्योंकि आयनाइजेशन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बनते जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं कि वो एटम जो है, न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइकिंग होती है जब कोलिजन होती है, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमारे पास कोई डिस्टेंस है एक्स, तो उस डिस्टेंस तक के इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम फॉर एग्जांपल उनको प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं nx है। व्हेन दीज nx इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ dx, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक छोटा डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस और जो है वो कैथोड एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, जाहिर सी बात है कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन भी एटम्स को टकराएगा और उससे भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। छोटे कोई भी एक डिस्टेंस है dx का, कोई डिस्टेंस है, तो हमारे पास जो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उस dx डिस्टेंस के ऊपर, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन्होंने कोलिजन्स की, फॉर एग्जांपल अल्फा जो है वो एवरेज कोलिजन है, जैसे आपको बता दिए ये एवरेज इनटू dx, तो इस डिस्टेंस तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो राइज हुए हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे अल्फा nx dx। ठीक है, कोई भी एक छोटा डिस्टेंस है dx और उस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास वो nx थे, लेकिन वो उन इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक डिस्टेंस है x कैथोड से, दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी एक डिस्टेंस है x कैथोड से एनोड के दरमियान, कोई भी डिस्टेंस है 1 2 3 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, और उस वक्त तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे nx। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता 1000 हैं, 20,000 हैं, जितने भी हैं, तो वो nx क्या करेंगे, वो nx और वो nx अगर छोटा सा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे जिसको हम dx कहते हैं, फॉर एग्जांपल 0.12 सेंटीमीटर, तो उस डिस्टेंस के में वो और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और कोलिजन्स करेगा, क्योंकि उस डिस्टेंस के अंदर काफी ज्यादा एटम्स होंगे, वो एटम के साथ स्ट्राइक करेगा, एटम के साथ कोलिजन्स करेगा, तो और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। तो और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एमिट करेगा, वो हम अल्फा से अगर नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी प्लस डिस्टेंस, क्योंकि जो nx है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर है। जो अल्फा है वो nx नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड पर सेंटीमीटर है। ठीक है, एवरेज एवरेज कोलिजन्स पर सेंटीमीटर। तो जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे, ये आपको आयोनाइजेशन बाय कोलिजन से पता चल जाएगा। एक कोलिजन से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 एक कैथोड के पास होगा, तो अल्ट्रावायलेट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको हम n नॉट कहेंगे। तो अल्ट्रावायलेट थ्रू के कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उन्होंने अभी अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं कैथोड से उनको हम n नॉट कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे x इज इक्वल टू 0 कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं किया उन इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसको हम nx, तो यहाँ पे nx की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, n नॉट लिख सकते हैं। तो तो dnx विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है हमारे पास अल्फा इनटू nx होगा, ये भी देखिए आप यहाँ पे हमने देखा। तो nx इज इक्वल टू n नॉट इंटू हमने देखा कि इसका जो बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर वो एक्सपोनेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता जा रहा है, और उसका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपोनेंशियली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करता जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके एटम से टकराएगा तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉन और प्लस एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाके 2 और एटम्स से टकराएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके 4 एटम से टकराएंगे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है। तो हम देखते हैं किसी भी डिस्टेंस x पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हमारे पास आएंगे, n नॉट जो है वो n नॉट या no जो है वो ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कैथोड से निकले थे मल्टीप्लाई बाय e रेज़ द पावर अल्फा x। अल्फा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, x कोई भी डिस्टेंस है। तो अगर अगर x कोई भी डिस्टेंस है तो हम अगर फॉर एग्जांपल कैथोड, फिर हम क्या कर सकते हैं, कैथोड से लेके एनोड तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, एनोड तक पहुंचते पहुंचते कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे उनको हम nd कहते हैं। ठीक है, एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पहुंचेंगे कैथोड से,
और एनोड और कैथोड के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हम बोल रहे हैं वो डी है। तो एक्स की जगह मैंने डी पुट किया सिंपली। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह, ठीक है, करंट हमारे पास क्या है, करंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है। तो हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स को मैं करंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा डी। ये टाउनसेंड ग्रोथ इक्वेशन है, ठीक है। आई नॉट वो करंट है जो आपको कैथोड पे मिलेगा। और अगर ये करंट जो है, लेकिन जब एनोड पे आपको करंट, यहाँ पे ये करंट इंक्रीज होगा, किसकी वजह से इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन बाय कोलिजन्स। कोलिजन्स होती जाएंगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचेंगे, तो इसलिए हमारे पास करंट एकदम में इंक्रीज होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टर लगा है वो इसलिए कि करंट को, जब हमारे पास करंट इंक्रीज होगा तो उसको हम वो कोई हमारा जो सर्किट में कोई नुकसान ना कर सके, लिमिट, ये इसको हम इसलिए लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं, करंट को लिमिट करता है। यहाँ से हम सोर्स एडजस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास ब्रेकडाउन होगा, फिर ही करंट हमारे पास एक मैक्सिमम करंट आएगा। तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा डी, ये जो है टाउनसेंड की करंट ग्रोथ इक्वेशन है। तो करंट ग्रोथ इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी आयोनाइजेशन भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देखिए सेकेंडरी आयोनाइजेशन बेसिकली तीन वजूहत से होती है, ठीक है। जब पॉजिटिव आयंस जाके कैथोड से टकराते हैं, ये ऑलरेडी सेकेंडरी आयोनाइजेशन में डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है कि कैसे पॉजिटिव आयन जो है कैथोड से टकराते हैं, या फोटॉन जो है वो एक्साइटेड एटम, ठीक है, में से जो फोटॉन्स एमिट होते हैं वो जाके कैथोड को टकराते हैं, या फिर एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो जाके टकराते हैं कैथोड को। तो इन तीन वजूहत जो होती हैं, फोटॉन्स टकराए कैथोड को, एक वजह ये हो गई। आयंस जो हैं, पॉजिटिव आयंस कैथोड के साथ जब टकराते हैं, या फिर जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मेटास्टेबल एटम भी कहते हैं, जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो मेटास्टेबल एटम्स जब कैथोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो फिर भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसेस ऐसे होता है। तो सेकेंडरी प्रोसेसेस उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, वो या तो आयनाइजेशन बाय कोलिजन से, या आयनाइजेशन बाय, या फोटो आयनाइजेशन से मिलेगा। तो फोटो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन बाय कोलिजन, ये सारा जो फर्स्ट सेंटेंस ये जो एक्सप्लेन हुआ है यहाँ पे, ये सारा ऑलरेडी सेकेंडरी आयनाइजेशन में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अबव मेंशन प्रोसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो सेकेंडरी आयनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पे हमारे पास अल्फा एक कोफिशिएंट था, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम आयनाइजेशन बाय कोलिजन, लास्ट स्लाइड में आयनाइजेशन बाय कोलिजन कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गैमा तीन कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थ्री डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंडरी आयनाइजेशन में थ्री डिफरेंट जो है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने उस वीडियो में, तीन डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन डिफरेंट रीजंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हर एक का जो है वो, उसको हम कोफिशिएंट को गैमा कहेंगे। ये गैमा बिल्कुल वही है जो अल्फा है, सिर्फ यहाँ पे गैमा इसको कहा गया है, बाकी ये वही कोफिशिएंट है। इसको हम सेकेंडरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट कहते हैं, टाउसेंड सेकेंडरी आयनाइजेशन। ये भी प्रेशर पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से एमिट होंगे, प्लस, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो ये, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल, वो ज्यादा हो जाएंगे, डबल नहीं सॉरी, ज्यादा हो जाएंगे सेकेंडरी आयनाइजेशन की वजह से, और आयनाइजेशन बाय कोलिजन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू n नॉट e raised to power अल्फा d, जो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया। तो अब हमारे पास कैथोड से पहले क्या हो रहा था, कैथोड से पहले एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है वो अल्ट्रावायलेट, या आप कहते हैं फोटो आयनाइजेशन से हम इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब कैथोड, कैथोड से तीन और रीजंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। तो उन जो तीन और रीजंस हैं जो सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर है, उनको हम कहते हैं कि उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनको हम कह रहे हैं एन नॉट या एन ओ स्लैश। तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ गए हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करूं तो एन ओ डबल स्लैश इज इक्वल टू एन ओ प्लस एन ओ स्लैश। तो n इज इक्वल टू एन ओ डबल स्लैश ई रेज़ पावर अल्फा डी। ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट पीपीटी में हमने की। यहाँ पे सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमने एन ओ डबल स्लैश की वैल्यू डाली है, ठीक है। तो यहाँ से एन ओ डबल स्लैश क्या है, वो एन ओ प्लस एन ओ स्लैश है, या एन नॉट प्लस एन नॉट स्लैश है,
एन नॉट स्लैश वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से किसकी वजह से इमिट हुए हैं, सेकेंडरी प्रोसेस की वजह से, और एनओ वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो फोटो आयनाइजेशन के थ्रू कैथोड से एग्जिट हुए हैं, एमिट हुए हैं। तो हमारे पास अब देखें जो कोफिशिएंट, जो इसका कोफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंडरी कोफिशिएंट हम इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है ये प्राइमरी कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है और ये सेकेंडरी कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको हमने गामा लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है। मैं यहाँ इस इक्वेशन से, ये जो आपको जिसके ऊपर पॉइंटर नजर आ रहा है, इस इक्वेशन से मैं एन नॉट स्लैश की वैल्यू निकाल के अगर इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे पास ये बन जाएगी एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ पावर अल्फा डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा ई रेज़ पावर अल्फा डी माइनस 1। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या होता है, करंट होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं करंट के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये है करंट ग्रोथ, टाउनसेंड करंट ग्रोथ इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसेस। सेकेंडरी प्रोसेसेस में जो हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेस को भी अगर हम इंक्लूड करें और प्राइमरी प्रोसेसेस को भी, एनर्जी मैक्युलेशन या फोटो आयनाइजेशन को भी हम इंक्लूड करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ब्रेकडाउन का क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने ड्राइव की है, जिसमें आयोनाइजेशन बाय कोलिजन्स और सेकेंडरी आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन बाय फोटोन एमिशन, आयोनाइजेशन बाय फोटो आयोनाइजेशन जो है वो तीनों ये क्वेश्चन कवर करती है। तो अगर देखें हमारे पास ब्रेकडाउन जब होता है करंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन के मुताबिक करंट कब ज्यादा होगा, हमारा जब डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा। तो हम ब्रेकडाउन क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं टॉनसन का, तो हम इस डिनोमिनेटर को अगर जीरो के इक्वल पुट करें, ठीक है, अगर मेरे पास गामा ई रेज़ पावर अल्फा डी माइनस 1 अगर मेरे पास 1 हो जाए तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो फॉल्ट कंडीशन में या फिर ब्रेकडाउन कंडीशन में हमारे पास करंट मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो करंट क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो हमारा ब्रेकडाउन को अप्रोच करेगा। करंट की वैल्यू ब्रेकडाउन को कब अप्रोच करेगी, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कब होगी, जब गामा ई रेज़ पावर अल्फा डी माइनस 1 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होगा। तो इसको मैं गामा ई रेज़ पावर अल्फा डी माइनस 1 को 1 के इक्वल रखता हूँ। तो हम ब्रेकडाउन क्राइटेरिया चेक करते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है ई रेज़ पावर अल्फा डी जो है वो काफी लार्ज वैल्यू है, इसमें से अगर मैं 1 माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास गामा इनटू ई रेज़ पावर अल्फा डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने 1 को इग्नोर कर दिया, इस 1 को, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत लार्ज है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 99 है, तो 99 माइनस 1 की जगह मैंने सिंपल 99 लिख दिया। तो गामा जो है, गामा इनटू ई रेज़ पावर अल्फा डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया है, ये वो टाउनसेंड का डिजाइन है जिसका मतलब जिस जहां पर ब्रेकडाउन होगा। फॉर अ गिवन गैप स्पेसिंग एट अ गिवन प्रेशर, the value of voltage which gives us value of alpha and gamma satisfying the breakdown criteria is called spark breakdown voltage। हमारे पास अल्फा और गामा की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रोड्स के दरमियान क्या है, लेकिन गामा और अल्फा की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो गामा और अल्फा की वो वैल्यूज, ठीक है, जहां पे हमारे पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है, तो वहां पे जो वोल्टेज हमारे पास आएगी, तो उस वोल्टेज को हम कहेंगे ये स्पार्क वोल्टेज है, जहां ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारी। लेकिन जो टाउनसेंड ब्रेकडाउन लिमिटेशन है कि ये सिर्फ जो है लो प्रेशर के ऊपर जो है ये थ्योरी एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है। और इस थ्योरी में काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब स्ट्रीमर थ्योरी पढ़ेंगे, स्ट्रीमर थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन, तो उसमें हम इन ड्रॉबैक्स को